नमस्कार दोस्तों, सबने मेरी राम राम। मेरा नाम है प्रदीप सर हरियाणवी और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे डेली इनिशिएटिव यूपीएससी समाचार। इसमें हम डेली 5 न्यूज और एक एडिटोरियल देखते हैं डिटेल में। सबसे बड़ा चैलेंज रहता है कि न्यूज़पेपर को कम से कम समय में कैसे कवर करें। जो भी न्यूज आई है उसको प्री मेंस इंटरव्यू के हिसाब से किस तरह एनालिसिस करें। कौन से फैक्ट हैं जो हमें नोट्स बना के रखने हैं, कौन से फैक्ट है जो हमें मेंस में यूज करने हैं, तो वो सारे हम इसमें देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले एक बार ग्लांस कर लेते हैं कौन कौन सी न्यूज है। आज एक न्यूज आ रखी है कि जो नेट डायरेक्ट टैक्स हैं हमारे कलेक्शन जो हुए हैं 2023-24 के जो टारगेट्स थे वो एक्सीड कर गए हैं। तो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स एक इकोनॉमी का स्टैटिक पार्ट है कि दोनों के फायदे नुकसान होते हैं। डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन स्टेबल होता है, एस्टिमेट लगा सकते हो। इनडायरेक्ट टैक्स थोड़ा सा प्रोग्रेसिव नहीं होता है और वो गरीबों पर भी उतना ही प्रभाव डालता है जितना अमीरों पर। तो इसके ऊपर समझेंगे आराम से कि ये टैक्स स्ट्रक्चर कैसे बदला है। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में टाई अप थोड़ा बेहतर होता जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया कह रहा है कि इंडिया हमारा टॉप टायर पार्टनर है और वो कोलेबरेट करना चाह रहा है डिफेंस पे, यूनिवर्सिटीज में। जो भी डिग्री आप इंडिया में करते हो वो उसको ऑस्ट्रेलिया में रिकॉग्नाइज करने को तैयार हैं और वाइस वर्सा भी हम कर रहे हैं। तो इस तरह से हम इंडो पैसिफिक में जो चाइना को काउंटर करने के लिए जो हम माहौल बना रहे हैं, जैसे फिलीपींस में हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर गए और उनको सपोर्ट कर रहे हैं उन सोवर्निटी को। तो इस तरह से एक इंडो पैसिफिक में एक बहुत बढ़िया टाई अप बनता जा रहा है। तो हम समझेंगे ये जियोपॉलिटिकल रिलेशंस को। तीसरा है एमपॉक्स वायरस यूजेस जीनोमिक अकॉर्डियन टू इवॉल्व एंड इन्फेक्ट ह्यूमंस। तो जो मंकी पॉक्स है वो कैसे आ रहा है और कैसे उस तरह से वो मतलब अपने नेचर को बदल रहा है, और जो चिकन पॉक्स वगैरह है उससे कैसे वो अलग है। तो ये थोड़ा सा साइंटिफिक आर्टिकल रहेगा, इसको आराम से पढ़ें और इसमें से कुछ पॉइंट हम प्री के हिसाब से निकाल लेंगे। अगला है सस्टेनिंग आवर अर्थ एंड नरिशिंग आवर बॉडीज। ठीक है, तो नेचर को लेके डेली कोई ना कोई आर्टिकल आ रहा है जो सब साइंटिस्ट भी बता रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज इज ए रियलिटी। रिसेंट में आपने देखा कि कैसे दुबई में डेजर्ट होते फ्लड आ गया, तो वो क्लाइमेट चेंज का ही एक एक छोटा सा एग्जांपल है। जहां डेजर्ट वहां फ्लड आ रही, जहां फ्लड आती थी वहां डेजर्ट बनता जा रहा है। तो कैसे हम नेचर को बैलेंस करें, रिन्यूएबल एनर्जी को कैसे हम स्टेबलाइज करें, रीयूज और रिड्यूस, इस तरह से मतलब कुछ स्ट्रेटेजी हमको अपनानी पड़ेगी, अदरवाइज ये सस्टेनेबल नहीं हो पाएगा। अगला है द चैलेंजेस ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। तो इंडिया का जो टारगेट है रिन्यूएबल एनर्जी का वो किस तरह से रीच हो पाएगा, इसको एस्टेब्लिश करने के लिए कुछ फायदे नुकसान है। बिकॉज रिन्यूएबल एनर्जी ही फ्यूचर है, लेकिन इसको एस्टेब्लिश करने में इनिशियल कॉस्ट बहुत हाई लगती है। और जो ग्रिड है हमारा एनर्जी उसमें उसको मर्ज करना, या जो पीक आवर्स में एनर्जी की सप्लाई है, तो बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं लेकिन बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी हैं। सोलर में, विंड में, रिन्यूएबल में, मतलब जितने भी एनर्जी जिनको हम बार बार रिन्यू कर सकते हैं, बी टाइडल, विंड, ठीक है, वेव एनर्जी, तो उनको किस तरह से हम एज ए चैलेंज भी लें और अपॉर्चुनिटीज भी लें। तो प्रॉपर मेंस का क्वेश्चन बनता है और इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। लास्ट आर्टिकल इज प्रिपेयरिंग इंडिया फॉर द वाटर स्ट्रेस क्लाइमेट रेजिलियंस। तो जिस तरह से आप देख रहे हो कि वाटर क्राइसिस बढ़ता जा रहा है, पीने के पानी की किल्लत, बेंगलोर में ऑलमोस्ट पानी खत्म हो गया था, ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन बहुत एक्सट्रीम लेवल जा चुका है। तो एक ऐसा माहौल आ गया कि पीने के लिए पानी नहीं है। तो नीति आयोग ने पहले ही ये घोषणा कर दिया था कि सन 2100 तक टॉप 21 सिटीज में पानी खत्म हो जाएगा। तो वाटर स्ट्रेस जो हाल दिल्ली का हुआ है वो अदर मेजर सिटीज का भी हो सकता है। तो टाइम रहते कैसे हम वाटर को रिचार्ज करें, अपना जो कंजप्शन है उसको वेस्ट ना होने दें, किस तरह से हमारी वाटर की पॉलिसीज में चेंज आए ताकि हम वेस्ट ना कर पाए। एक एवरेज एक आदमी करीबन 135 लीटर पर डे उसकी रिक्वायरमेंट होती है, बट वो आप देखते हो कि बड़े होटलों में भी एक आदमी दिन की 500 लीटर 600 लीटर तक भी वेस्ट करता है। तो उसके रिगार्डिंग हमें कुछ पॉलिसी लानी पड़ेगी। खेतों में जो आप देखते हो एग्रीकल्चर में, अपने लैंड पर वो कितना भी पानी निकाल सकते हैं एक दिन में, उसके ऊपर कोई लिमिट नहीं है। तो एक नाउ इट्स द राइट टाइम टू ब्रिंग द वाटर पॉलिसी। तो ये हमारी कुछ न्यूज थी, आइए हम इसको डिटेल में देखते हैं। जहां जहां मैंने हाईलाइट किया आप वहां पे उसको नोट्स बना सकते हो, आर्टिकल को अच्छे से पढ़ भी सकते हो। तो आज का हमारा कोट है, सोशल जस्टिस कैन नॉट बी अटेन्ड बाय वॉयलेंस, वॉयलेंस किल्स व्हाट इज इंटेंस टू क्रिएट। अगर सोशल जस्टिस करना है तो वॉयलेंस एक रास्ता नहीं हो सकता। काइंड ऑफ गांधीयन आइडियोलॉजी है, देन आई फॉर आई विल मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। अगर एक चीज को आप एग्रेशन को दबाने के लिए वॉयलेंस का यूज करते हो तो दोबारा से उसका परिणाम भी वही होता है। जैसे रशिया और यूक्रेन में चल रहा है, इसराइल में और पैलेस्टाइन में चल रहा है, ईरान और इसराइल में भी ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुका है, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना। तो वॉयलेंस को दबाने के लिए वॉयलेंस आप नहीं यूज कर सकते। तो एक तरह का ये एथिक्स में ऐसे कोट यूज कर सकते हो। ठीक है, पहला आर्टिकल हमारा है कि जो जो हमारा नेट डायरेक्ट टैक्स है, हमारा कलेक्शन जितना होना चाहिए था उससे हम एक्सीड कर गए। तो एक अच्छी खबर भी है। तो डायरेक्ट टैक्स आपको पता होना चाहिए, डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो डायरेक्टली
किसी एंटिटी पर लगा सकते हैं, जैसे कि इनकम टैक्स है, कॉरपोरेशन टैक्स है, एसटीटी है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। ये मतलब जिस आदमी पर लगाया जाएगा उसी से कलेक्ट होगा, ये इसका आप आगे ट्रांसफर नहीं कर सकते। लेकिन जैसे इनडायरेक्ट टैक्स है, उसमें आपने किसी आदमी दुकानदार पर जीएसटी लगता है, लेकिन वो जीएसटी दुकानदार खुद ना लेके कस्टमर पर शिफ्ट कर देता है, कस्टमर को भरना पड़ता है। लेकिन डायरेक्ट टैक्स में उसी को भरना पड़ता है। तो इनकम टैक्स हो गया, रियल प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, पर्सनल प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, या एसेट्स पर हो सकता है, कॉर्पोरेशन टैक्स भी हो सकता है। इसका फायदा क्या है, पहले इसका सिग्निफिकेंस समझते हैं। सिग्निफिकेंस ये है कि हम टैक्स का जो बर्डन है उसमें हम सोशल जस्टिस ला सकते हैं। एक एक जिसके पास ज्यादा पैसा है उससे पैसा लेके हम उस पैसे को इक्विटेबल सोशल जस्टिस या गरीब कल्याण में इस तरह से हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये टैक्स प्रोग्रेसिव है, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे टैक्स बढ़ता जाएगा, तो इससे गैप ऑफ इनइक्वालिटी हम कम कर सकते हैं। ये टैक्स प्रोडक्टिव है, प्रोडक्टिव मतलब है इलास्टिक और प्रोडक्टिव। इसमें जैसे ही नेशनल इनकम में चेंज आएगा आपका भी जो टैक्स स्ट्रक्चर है उसमें चेंज आएगा, मतलब काफी इलास्टिक है। सर्टेनिटी है, इसमें ये रहता है कि गवर्नमेंट को पहले से पता रहता है कि हमारे पास कितने टैक्स पेयर हैं, उनकी कितनी सैलरी है, और ऑटोमेटिकली वहां से काट लिया जाता है। तो हमें पहले से पता रहता है कि करीबन इतने करोड़ रुपए तो हम यहाँ से ले लेंगे। बट इनडायरेक्ट टैक्स में ये रहता है कि पहले से वो चीज कितनी सेल होगी, दुकानदार कोई प्रोडक्ट सेल करेगा तो वो पक्का बिल दे ना दे, उसमें चोरी कर ले, लेकिन इसमें चांसेस बहुत कम रहते हैं। ओवरऑल इकोनॉमी में भी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट वगैरह इसको कलेक्ट करने में बहुत चार्जेस बहुत कम ही लगते हैं, बिकॉज ऑटोमेटिकली कट के ये आ जाता है, तो कन्वीनियंस भी है। टैक्स चुराने के, टैक्स इवेजन के चांसेस बहुत कम है। एजुकेटिव है, जब लोग टैक्स पे करते हैं तो खुद भी इस चीज से अवेयर हो जाते हैं कि हमें सर्विस मिलनी चाहिए, हमें हमने टैक्स दिया है तो हमें रोड चाहिए, हमें पानी चाहिए, हमें घर चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो लोग भी अकाउंटेबल रखते हैं। और काइंड ऑफ एंटी इन्फ्लेटरी है, मतलब जब भी फिजिकल पॉलिसी में इन्फ्लेशन आती है तो हम टैक्स के थ्रू इसको मैनेज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इसका सिग्निफिकेंस था। GS2 का टॉपिक है इंडिया एज ए टॉप टायर सिक्योरिटी पार्टनर ऑस्ट्रेलिया। ये टॉपिक अभी थोड़ी ग्रोइंग स्टेज में है, इसको पहले डेवलप होने देते हैं। न्यूज बता देता हूं क्या है कि अभी ऑस्ट्रेलिया ने न्यू नेशनल डिफेंस स्ट्रेटजी अपनी जारी करी, उसमें इंडिया को उन्होंने एक अच्छा पार्टनर बताया है। तो इससे ये दिखता है कि दे वांट टू कोऑपरेट, और ये कोऑपरेट करना चाहते हैं तो दे वांट बायलैटरल मल्टीलैटरल कोऑपरेशन, डिफेंस कोऑपरेशन, है ना। तो इंडिया को की सपोर्ट बता रहे हैं वो लोग। तो इससे क्या होगा कि जो इंडो पैसिफिक रीजन है वहां पर एक क्वाड करके हमने ऑर्गेनाइजेशन बना रखी है, इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया। तो सबको पता है कि इंडो पैसिफिक में चाइना एज ए एग्रेसर है, तो हम इंडो पैसिफिक में एक रीजनल सिक्योरिटी, रूल बेस्ड और इंटरनेशनल ऑर्डर ये सब बनाने के लिए हमें ऑस्ट्रेलिया के साथ हम ऑलरेडी टाइप कर रहे हैं। हमारे यहाँ से बहुत सारे बच्चे पढ़ने या वर्क करने ऑस्ट्रेलिया जाते हैं। इवन ऑस्ट्रेलिया की टिकट यहाँ से मुश्किल से 20-25 हजार रुपए से ज्यादा नहीं है। तो यहाँ जो हम डिग्री करते हैं वहां पे ऑस्ट्रेलिया में उन डिग्री को मान्यता दे दी गई है, वो जहां से वो लोग करके आएंगे यहाँ पे हम भी उनको अलाउ कर देते हैं। तो इस तरह से कोऑपरेशन बढ़ता जा रहा है इंडियंस के प्रति। वहां पर एक टाइम पर बहुत ज्यादा घृणा पैदा हो गई थी। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि कहां कहां हम कोऑपरेट करेंगे। पहला हम कोऑपरेट करेंगे स्ट्रेटेजिक और सिक्योरिटी कोऑपरेशन पे, जैसे क्वाड अलायंस मैंने बताया, 4 जो देश है उनका कोऑपरेशन है। फिर मिलिट्री में, मैरीटाइम में हम बार बार साथ मिलकर नेवल एक्सरसाइज करते हैं, जैसे कि खास करके मालाबार एक्सरसाइज है। तो ऐसे जितने भी 10-12 एक्सरसाइज हैं हमको याद रहनी चाहिए। जैसे नेपाल के साथ है हमारा, ठीक है, सूर्या, चाइना के साथ है हैंड इन हैंड। तो इस तरह से 10-12 एक्सरसाइज हमको पता होने चाहिए मेंस के लिए। इकोनॉमिक कोऑपरेशन हम कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया हमारा 17th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, और हम ऑस्ट्रेलिया के करीबन 9th लार्जेस्ट पार्टनर है। तो हमारा फिलहाल 2022 में जो बायलेटरल ट्रेड है वो $30 बिलियन का है, और उसको हम $100 बिलियन तक लेके जाएंगे। एनर्जी कोऑपरेशन है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन हुआ 2014 में, ताकि हमारा एनर्जी ट्रेड रहे। हमारे जितने भी एनर्जी के सोर्सेज है बहुत डाइवर्स है, खास करके पेट्रोल के, ऑयल के भी। जैसे अगर मान लो ईरान से हमें पेट्रोल नहीं भी मिल रहा है तो हमारे पास अदर सोर्सेज भी हैं, बिकॉज वी आर डिपेंडेंट ऑन द अदर कंट्रीज। क्रिटिकल जो मिनरल इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप उसमें भी हम एक्सपेंड कर रहे हैं, हमारे ग्लोबल मार्केट्स को हम टैप कर रहे हैं। अगर एजुकेशन की बात करें तो मैंने आपको बताया म्यूचुअली वी रिकॉग्नाइज ईच अदर डिग्रीज, म्यूचुअल एक साइन हुआ था हमारे बीच में, म्यूचुअल रिकॉग्निजेशन ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन MREQ 2023। आप इसको मेंशन कर सकते हो अपने आंसर्स में। ठीक है, और जो वहां की जो यूनिवर्सिटी है वो अपना कैंपस खोलने की सोच रही है, खास करके जैसे गुजरात की गिफ्ट सिटी है, तो वहां पर ऑस्ट्रेलिया की 2 यूनिवर्सिटीज हैं, डीएकिन यूनिवर्सिटी एंड यूनिवर्सिटी ऑफ वोलंगोंग। तो ये वहां पर अपनी यूनिवर्सिटी वगैरह खोल सकती हैं। और भी फॉरेन यूनिवर्सिटी अपने कैंपस, न्यू एजुकेशन पॉलिसी से भी इसको आप कनेक्ट कर सकते हो। उसमें अलाउ किया गया है कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज इंडिया में अपना कैंपस खोले और उस जो जो नॉलेज है उसको ट्रांसफर करें। अगर हम साइंस एंड टेक की बात करें तो
हमारे बीच में ऑस्ट्रेलिया इंडिया स्ट्रेटेजिक रिसर्च फंड हमने साइन कर रखा है, कोलैबोरेशन कर रखा है, ठीक है। और इंडिया में जो गगनयान स्पेस प्रोग्राम उसको भी ऑस्ट्रेलिया सपोर्ट कर रहा है फाइनेंशियली। पीपल टू पीपल टाइज तो हमारी हमेशा से ही ठीक रही है। तो इस आर्टिकल से आपने क्या अंदाजा लगाना है, जब भी किसी भी देश का बायलेटरल रिलेशन आता है तो हमारे पास सिर्फ एक पेज तैयार होना चाहिए। सपोज इंडिया ऑस्ट्रेलिया, हमारे पास ये 15 पॉइंट है। अगर इंडिया और चाइना आता है तो इंडिया चाइना के बीच में कहाँ कहाँ कोऑपरेशन है, कहाँ कहाँ पे हमारा कॉन्फ्लिक्ट है, कितना परसेंट ट्रेड है, कितना इंपोर्ट है, पीपल टू पीपल टाइज कैसी हैं, जो कीवर्ड्स होते हैं किसी भी देश के साथ, ठीक है। कोई एग्रीमेंट साइन हो रखा है, कोई वॉर जो हुए हमारे बीच में, उसके बाद कोई ट्रीटी साइन हुए, तो एक एक पेज हमारे पास सारे नेबर्स के होने चाहिए, ठीक है। अगला देखते हैं कि साइंस एंड टेक का रहेगा जीएस पेपर 3 से। द एमपोक्स वायरस यूजेस ए जीनोमिक अकॉर्डियन टू इवोल्व एंड इन्फेक्ट ह्यूमंस। तो अभी दोबारा से क्या हुआ है कि ये मंकी पॉक्स जिसको पहले जाना जाता था, अब दोबारा से उसका आउटब्रेक होने के चांसेस बन गए हैं। उसको एमपॉक्स को अब डीएनए वायरस बोला जा रहा है। तो ह्यूमन टू ह्यूमन जो ट्रांसफर होता था उसकी पॉसिबिलिटी बढ़ती जा रही है। अब इसके बारे में, मंकी पॉक्स के बारे में एक दो चीज देख लेते हैं। एक तो पहला तो ये वायरल डिजीज है, दूसरा ये जूनोटिक डिजीज है। जूनोटिक क्या होता है, जो एनिमल से ह्यूमंस में फैल सकती है और ह्यूमन से एनिमल में फैल सकती हो। तो काइंड ऑफ स्मॉल पॉक्स के जैसे ही ये एमपॉक्स भी है, ठीक है। ये फर्स्ट 1958 में डिस्कवर हुआ था। ओके, इसके बारे में अगर हम देखें तो इसके बारे रिसर्च अभी चल ही रही है, तो हो सकता है इसके लिए भी एक अलग से वैक्सीन आए। तो ये टॉपिक भी अभी डेवलप हो रहा है, अर्ली स्टेजेस में हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन बाद में ये चीज बहुत डेडली हो जाती है। तो साइंस एंड टेक में इसको अच्छे से देख लेंगे। अभी तो यह ऐसा कुछ आर्टिकल में आया नहीं है। कई बार एक्सप्लेन सीरीज में ये बहुत अच्छे से आता है। अगला है था हमारा चैलेंजेस ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी। तो रिन्यूएबल एनर्जी होती क्या है, जिसको हम नेचुरली रेप्लिश कर सके, मतलब बना सके। सपोज कोयला है तो उसको हम दोबारा से नहीं बना सकते एक बार चला गया तो, ठीक है। तो लेकिन सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, वेव, टाइडल, जियोथर्मल, ये ऐसी एनर्जी जिनका सोर्स अपार भंडार है, इसको आप कितना ही बनाते रहो। तो उसको बनाने के लिए हमारे पास मेजर सोर्सेज क्या क्या है, सोलर, विंड, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, वेव, ओशन थर्मल, टाइडल, बायोमास, 7 तरह की हमारे पास रिन्यूएबल एनर्जी है। इसको हमें अपने और बढ़ाना है। इंडिया अगर डेटा की बात करें तो थर्ड लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोड्यूसर है। और अगर सिर्फ हाइड्रो इलेक्ट्रिक की बात करें तो हम 5वें नंबर पर आते हैं, ठीक है। बेनिफिट क्या क्या होते हैं रिन्यूएबल के, बेनिफिट ये होता है, एक तो हमें 450 गीगावाट का टारगेट अचीव करना है। तो प्राइवेट सेक्टर के पास अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है, वो इस सेक्टर में काम करे, अपना प्रॉफिट बुक करे। दूसरा, इसका जो मेंटेनेंस का कॉस्ट है वो बहुत लो होता है। एक बार आपने मान लो सोलर लगा दिए तो 10-15 साल तक उसका मेंटेनेंस बहुत कम होता है। तीसरा, ये इको फ्रेंडली होता है। इनसे जो कार्बन फुटप्रिंट है वो बहुत ना के बराबर होता है। मान लो कोयला जलाओगे या पेट्रोल जलाओगे तो उसका एक वेस्टेज निकलता है, लेकिन सोलर एनर्जी आप प्रोड्यूस करोगे तो उसका वेस्ट ना के बराबर है, ठीक है। गवर्नमेंट के जो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो गवर्नमेंट ने, मोदी जी ने प्रॉमिस कर रखे हैं, जैसे पेरिस क्लाइमेट डील में उन्होंने बोल दिया कि हम ऐसा करेंगे, पंचअमृत गोल्स रख लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, मेक इन इंडिया, तो वो सारे गोल पूरे कौन करेगा, तो वो इसके थ्रू पूरे करेंगे। डिसेंट्रलाइज लेवल पे है, ये हो सकता है जहां पे जरूरत है वहीं पे एनर्जी प्रोड्यूस करी जा सकती है। मान लो एक गांव में है या एक ट्राइबल एरिया में, वहां पर आपको लाइट चाहिए, तो आप वहां के वहां ट्राइबल में सोलर प्लांट लगा सकते हो और वहीं की वही एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी। अदरवाइज आप कहीं दूर प्रोड्यूस करोगे किसी प्लांट में, वहां से फिर ट्रांसमिशन लाइन आएंगी, फिर उनको तोड़ा जा सकता है, या नेचर भी कई बार तूफान में टूट जाते हैं। तो जितना डिसेंट्रलाइज होगा एनर्जी का सस्टेनेबल उतना ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये हमारे कुछ फायदे हैं इसके, तो ये आप जरूर लिख सकते हो पेपर में। अगला आर्टिकल हमारा था सस्टेनिंग आवर अर्थ एंड नरिशिंग आवर बॉडीज। रिसेंट में हुआ क्या है, यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी ने ये कहा कि हमारे पास सिर्फ 2 साल हैं, अगर हमें अपने प्लेनेट को बचाना है। तो अगर नेक्स्ट 2 इयर्स में अगर हमने कोई कॉन्क्रीट एक्शन नहीं लिया तो बात बहुत आगे बढ़ जाएगी, ठीक है। तो हमें लार्ज स्केल पर सोलर प्लांट लगाने होंगे। और हमने भी ये कह रखा है कि 2070 तक हम नेट जीरो एमिशन ले आएंगे। लेकिन उसको नेट जीरो लाने तक हमें बहुत सारा काम करना पड़ेगा, डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेज हमें अपनानी पड़ेंगी। जैसे डिफरेंट अप्रोच क्या हो सकती है, एक तो है कि कम्युनिटी ओनरशिप जो मॉडल है, उसमें क्या है कि हम इक्विटेबल डेवलपमेंट का मॉडल रखते हैं और रेवेन्यू जनरेशन करते हैं कम्युनिटी लैंड पर। अगला है जैसे वेस्ट लैंड जो क्लासिफिकेशन है, एक कॉमन लैंड हो या वेस्ट लैंड, उस पर हम लगा सकते हैं। एक इसके ऊपर रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंटेशन कर सकते हैं हम। जैसे इंडिया में बहुत कम पैसा खर्च होता है रिसर्च पे, तो हम उस पर ज्यादा पैसा खर्च करके उसको बहुत बेहतर बना सकते हैं, ठीक है। चैलेंजेस हमारे सामने क्या क्या है, एक तो मिटिगेशन टेक्नोलॉजीज,
जो विंड एनर्जी है, ये जितने भी मतलब रिन्यूएबल है, इनके लिए हाईटेक एकदम कटिंग एज टेक्नोलॉजी चाहिए जो हमारे पास अभी तक नहीं है। उसको प्रॉफिटेबल बनाने के लिए चीजें बनती जरूर है बट लेकिन वो बहुत महंगी है। और अगर उसको सस्टेनेबल बनाना है तो हमें वो बेहतर से बेहतर जो टेक्नोलॉजी कम्युनिकेट करनी पड़ेगी। जैसे यूरोप मान लो या यूएसए मान लो, वहां अभी तक आप देखोगे तो टेस्ला की कार स्टार्ट हो गई, ड्राइवरलेस कार है या इलेक्ट्रिक है। लेकिन इंडिया में अभी तक टेस्ला नहीं आ पाया। मतलब जो नॉर्मल टाटा या जो उसको प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें भी आपके पास रिचार्ज करने के लिए स्टेशन नहीं है। तो हमें कटिंग एज टेक्नोलॉजी चाहिए, ठीक है। और उस चीज को टैकल करने के लिए स्किल और ट्रेनिंग भी चाहिए, क्योंकि उसको रिपेयर भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे सामने अपॉर्चुनिटी भी है और ये चैलेंज भी है। हम दोनों तरह से देखते हैं इसको। हमारे सामने चैलेंज क्या है? चैलेंज ये है जो हमारे सामने वेदर कंडीशंस है, जब वेदर कंडीशंस आएंगी तब सोलर विंड को हम कैसे स्टेबलाइज कर पाएंगे। हमें अपने ग्रिड में कुछ मॉडिफिकेशन करने पड़ेंगे ताकि वो रिन्यूएबल एनर्जी को भी लेने लगे। तीसरा, हमारे पास जो उसको स्टोर करने की टेक्नोलॉजी है उतनी एनर्जी को, वो काफी लिमिटेड है। चौथा, लैंड यूज और एनवायरमेंट इंपैक्ट देखें तो हमारे सामने कॉन्फ्लिक्ट आएगा। अगर हम किसी लैंड पर सोलर प्लांट लगाएंगे तो वहां के जो लोग हैं हैबिटेट डिस्ट्रक्शन होगा, या ट्राइबल्स को भी मूव करना पड़ सकता है, या वहां पर जो जानवर रहते हैं उनको भी मूव करना पड़ेगा। तो इससे एक ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट भी आएगा, एनवायरमेंट का काफी डिग्रेडेशन होता है। नेक्स्ट इज, इसको लगाने में चार्ज बहुत लगता है। मान लिया कि उसके बाद उसका मेंटेनेंस बहुत कम है, लेकिन एक सोलर प्लांट को एक घर में, छोटे से घर में भी अगर इंस्टॉल करने जाओ तो मिनिमम 1.5 से 2 लाख का खर्चा आता है। तो उसका इनिशियल हाई कॉस्ट है, उसके चैलेंजेस भी है और पब्लिक का रेजिस्टेंस भी रहता है उसको लेके। अगला पॉलिसी का इशू है कि हमारी पॉलिसी अनसर्टेन है। कभी गवर्नमेंट आती है तो वो उसमें सब्सिडी बहुत ज्यादा दे देती है, अगली गवर्नमेंट आती है तो उसमें हो सकता है कम कर दे। तो अभी हमारे पास पॉलिसी अनसर्टेनिटी है, रेगुलेटरी बैरियर्स हैं, ठीक है। इनकंसिस्टेंसी गवर्नमेंट की सपोर्ट में ही है। अलग अलग रीजनल, अलग अलग एरियाज में अलग अलग स्कीम दी जा रही है। मान लो जैसे हेल्थ की, मान लो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है आयुष्मान भारत, लेकिन वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने मना कर दिया। तो इस तरह से पॉलिसी अनसर्टेनिटी रहती है, ठीक है। इसमें मिटिगेशन फाइनेंशियल चैलेंजेस भी रहेंगे, कैपिटल मार्केट से पैसा उठाने में भी हमें इससे प्रॉब्लम आ रही है। ग्रिड में कंजेशन की दिक्कत हो सकती है और ये इकोनॉमी की, इसकी वायबिलिटी चैलेंज हो सकती है। ग्रिड की अगर स्टेबिलिटी चाहिए तो हमें इसका एक सोफिस्टिकेटेड ग्रिड मैनेजमेंट लाना होगा। और इसमें लोकल अपोजिशन तो हमेशा से ही रहता है। मान लो विजुअल इंपैक्ट्स पड़ रहा है, नॉइज पोल्यूशन आ रही है, प्रॉपर्टी की वैल्यू घट गई है, या हेल्थ रिस्क है। जैसे मोबाइल के टावर लगते हैं तो आपको पता रहेगा वो जिस तरह की फ्रीक्वेंसी निकालते हैं तो आसपास के लोग रेजिस्टेंस करते हैं। या आप देखोगे कि अभी एक न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाया जा रहा था इधर फतेहाबाद के आसपास, तो लोगों ने बहुत उसका प्रोटेस्ट किया। जब तमिलनाडु में न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाया कुदनकुलम, तो वहां बहुत प्रोटेस्ट हुए। तो पब्लिक का भी इसमें हमें रेजिस्टेंस आता है। तो ये हमारे चैलेंजेस थे। अपॉर्चुनिटी क्या है कि एक तो हमें डीकार्बनाइज करना है अपने प्लेनेट को, ग्रीन हाउस गैस को हमें कम करना है, क्लाइमेट चेंज को रोकना है तो करना पड़ेगा। फॉसिल फ्यूल्स पर हमें अपना डिपेंडेंसी कम करनी पड़ेगी। जितना पेट्रोल डीजल हम कम इंपोर्ट करेंगे उतना ही हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट घटने लगेगा। अब इतनी चीजों को बनाने के लिए लोगों की जरूरत पड़ेगी, तो होने वाला है जॉब क्रिएशन, मैन्युफैक्चरिंग में, कंस्ट्रक्शन में, इंस्टॉलेशन, ऑपरेशन में, मेंटेनेंस में। तो हमारे देश में बहुत सारी जॉब नई क्रिएट होंगी, और जॉब क्रिएट होंगी तो फिर लोग काम भी करेंगे, तो उससे इकोनॉमिक ग्रोथ पैदा होगा, ठीक है। अब उसको काम करने के लिए टेक्नोलॉजी में भी इनोवेशन लाना पड़ेगा। एनर्जी के एक्सेस करेंगे तो हमें एक सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी करना पड़ेगा। इस तरह से हमारे पास एक मार्केट की कॉम्पिटिटिवनेस भी हमें बनानी पड़ेगी, बिकॉज इंडिया में जितनी चीजें बनती है बाहर से हम काफी चीप रेट पर उसको बनाने लगते हैं। तो हम इंटरनेशनल मार्केट में भी इसको प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है। एक्सट्रीम वेदर आते हैं या नेचुरल डिजास्टर आते हैं तो उससे भी हम रेजिलियंस अपनी पैदा कर सकते हैं। कम्युनिटी बेनिफिट्स हैं, अगर जो लोग सपोर्ट अभी विरोध कर रहे हैं अगर वही सपोर्ट करने लग जाएं, अपने वेस्ट लैंड में सोलर वगैरह लगाने लग जाएं, तो उनका सपोर्ट भी मिल सकता है, ठीक है। आज का हमारा लास्ट आर्टिकल है जो एडिटोरियल है वो देख लेते हैं कि प्रिपेयरिंग इंडिया फॉर द वाटर स्ट्रेस क्लाइमेट रेजिलियंस। कि इंडिया, क्या जो वाटर क्राइसिस आने वाला है पूरे वर्ल्ड में जो दिख रहा है, क्या इंडिया उसके लिए तैयार है? जो बेंगलोर में जो ट्रेलर दिखाया गया, लोगों के पास पीने को पानी ही नहीं है, मतलब बिस्लरी की बोतल भी खत्म हो गई है। तो अगर ऐसी कंडीशन पूरे भारत में आ जाए तो वाटर, थर्ड वो वर्ल्ड वार जो है वो वाटर के ऊपर भी हो सकता है। तो इसको हम पहले से ही कैसे रोक ले? अदरवाइज नेचर तो इसको रोक ही सकता है। जैसे कोरोना आया, कोरोना में नेचर ने खुद सब कुछ रोक दिया, हवा प्योर कर दी, पानी प्योर कर दिया। तो इस तरह से अगर हमने नहीं रोका तो फिर नेचर तो रोकने ही वाला है। तो इसमें हमें 5 चीजों पे इंटरकनेक्शन, 4 चीजों पे इंटरकनेक्शन करने पड़ेंगे। पहला वाटर पे, फिर फूड पे, फिर एनर्जी पे, फिर क्लाइमेट पे। देखो, इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने, आईएमडी ने पहले ही घोषणा कर चुका 2024 के लिए कि भाई हॉट समर होने वाला है और हीट वेव्स आएंगी। तो पहले से वेकअप कॉल आ चुका है।
कि इंडिया में अगर आप डेटा देखो तो 18% पॉपुलेशन रहती है, लेकिन हमारे पास सिर्फ 2.5% जमीन है और सिर्फ 4% पानी है। उसमें से भी 2-2.5% ही ऐसा पानी है जो हम कंज्यूम कर सकते हैं, बाकी तो फ्रोजन ही है। तो किस तरह से हम इंडिया को तैयार करें? तो पूरा आर्टिकल आप अच्छे से पढ़ना, मैं सिर्फ इसके पॉइंट्स बता देता हूँ। कुछ फैक्ट्स हैं जो फैक्ट से ही या क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाओगे। एक तो देखो, हमारी हाफ ऑफ द रिवर्स पोल्यूट हो चुकी हैं, या तो वो डेड स्टेज पे है या वो कंज्यूम करने के लायक ही नहीं है। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा, जो ग्राउंड वाटर है उसका यूज हमने बहुत ज्यादा कर लिया है। जो पानी है वो बहुत ज्यादा नीचे जा चुका है, या उसमें यूरेनियम या अदर जो हैवी मेटल्स हैं उनका कंटेमिनेशन हो चुका है, जिससे डिजीज बढ़ती जा रही है। ठीक है, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस के लिए इंडिया को बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जो सडन शॉक्स आते हैं, एकदम से रेन आ गई, बाढ़ आ गई, मतलब जो भी है, और पीरियोडिक जो आते रहते हैं उसको भी हमें रोकना पड़ेगा। तो क्लाइमेट एक्शन कैन नॉट बी लेफ्ट टू ए फ्यू सेक्टर्स, कि ऐसा नहीं कि क्लाइमेट चेंज सिर्फ एक ही सेक्टर में लिमिटेड है। क्लाइमेट चेंज हर सेक्टर तक अपने रेमिफिकेशन दिखाएगा। ठीक है, अगर हवा पानी ही खराब हो गया तो बाकी सेक्टर्स नहीं चल पाएंगे। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो वाटर कहाँ कहाँ पे हम यूज कर रहे हैं? नंबर एक, जो हम खाने वाने में फसल के थ्रू यूज करते हैं, जो बारिश होती है रिवर्स एक्वाफर उसमें इकट्ठा होता है। ठीक है, इसके अलावा जो इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट आई थी 2024 में, उसने ये कहा कि 40% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर स्टिल एम्प्लॉय 45% ऑफ द पॉपुलेशन, और वो कंट्री का जो मेजर लेबर फोर्स है वहीं पे अकाउंट हो जाता है। जैसे हरियाणा की बात कर ले तो वहां पर जो राइस है, शुगर केन है, उसको उगाने से बहुत ज्यादा पानी जा रहा है। तो सरकार उसके लिए स्कीम भी चला रही है कि मेरा फसल मेरा, सॉरी, मेरा पानी मेरी विरासत, कि अगर 1 लीटर 1 किलो चावल उगाना है तो उसमें 5,000 लीटर पानी कंज्यूम हो जाता है। तो गवर्नमेंट उसके लिए पैसे देती है, आप कोई और फसल उगाओ या आप उगाओ ही मत। तो इस तरह से हमें उस पानी को ध्यान रखना पड़ेगा। एक नई टाइम आई है कि वी आर एक्सपोर्टिंग आवर वाटर। अगर हम मान लो पानी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, सॉरी, अपना कोई गेहूं एक्सपोर्ट कर रहे हैं 1,000 किलो या 1,000 टन जो भी है, तो हम वो गेहूं एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमारे कंट्री का जो पानी है वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हम ऐसी फसल उगाएं जो ड्रोट रेजिस्टेंट हो या कम पानी वाली हो। ठीक है, जो मानसून का पैटर्न देखा गया है, तो मानसून में भी जो पैटर्न है वो स्टेबल नहीं हो रहा है, कभी ज्यादा आती है कभी कम आती है, तो हम उसमें भी पैटर्न में चेंज देखा जा रहा है। लेकिन करीबन पिछले 30 साल का डेटा देखें तो मानसून का जो पानी है वो 10% ऑलमोस्ट कम हो गया है। ठीक है, इसके अलावा एक रिपोर्ट और है, यूएन वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020। ठीक, इसने ये कहा कि 75% ऑफ नेचुरल डिजास्टर है ना, वो पानी या पानी से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे ऐसे रिपोर्ट के ऐसे ऐसे डेटा आपको लिखने पड़ेंगे अपने आंसर्स में, तभी आपका जो पॉइंट है वो वैलिड होगा। ठीक है, इसके अलावा जैसे एक रिपोर्ट और है CWW की, ये कह रहा है कि 1970 से लेके 2019 तक जो नंबर ऑफ फ्लड हैं, इवेंट्स हैं, वो काफी 20 गुना तक बढ़ गए हैं। जो भी लैंडस्लाइड आ गई या क्लाउड बस्ट हो गया है या एकदम इंस्टेंट फ्लड आ रही है, तो वो उसका पैटर्न हमें दिख रहा है। ठीक है, तो ये सारे हमारे थे वाटर की प्रॉब्लम्स। अब वाटर की सिक्योरिटी के लिए हम क्या करें? इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? एक राइट पॉलिसी बनाएं, जुडिशियस यूज करें, पानी का मतलब वेस्ट ना बहाएं। तीसरा है रीयूज करें, जो अर्बन वेस्ट वाटर है उसको दोबारा से ट्रीट करके हम यूज कर सकते हैं। और जो क्लाइमेट चेंज के लिए हम फाइनेंस कर रहे हैं उस पैसे को हमें बढ़ाना चाहिए। ठीक है, ये सारे हैं। तो इफेक्टिव यूज हम इसका करेंगे तो हो सकता है कि उसको जुडिशियस यूज करने से ही ऑलमोस्ट 20-30% तो वहीं हो जाए। जैसे अगर आप हम घर की बात करें तो जो पानी आरओ से निकलता है उसमें करीबन 1 लीटर पानी वो निकालेगा तो 5 लीटर पानी वो वेस्ट निकाल देता है। उस पानी को आप कहीं बर्तन धोने में या पोछा मारने में या इस तरह से कुछ क्लीनिंग में यूज ले सकते हो। ठीक है, एग्रीकल्चर में हम उसको अडॉप्ट करते जा रहे हैं, माइक्रो इरिगेशन आता जा रहा है। पहले पानी भर के छोड़ देते थे, माइक्रो इरिगेशन पर क्रॉप मोड ड्रॉप आता जा रहा है। नहाने के लिए जैसे शावर्स होते थे हम बाल्टी यूज कर सकते हैं, गाड़ी धोने के लिए हम सीधे नल ना चला के कपड़े से साफ कर सकते हैं। तो छोटी छोटी चीजें जो ऐसी हैं, हर घर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग कंपलसरी कर दिया गया है, तो जो पानी इकट्ठा हुआ अपने पोंड आसपास टैंक में रख सकता है। तो इस तरह की बहुत सारी पॉलिसी लेवल पे चेंज हो सकता है। ठीक है, तो क्लाइमेट चेंज रातों रात तो नहीं होगा, बट धीरे धीरे एक डेटा ड्रिवन अगर हम करेंगे तो हम धीरे धीरे वाटर को सिक्योर कर लेंगे। ठीक है, वाटर गवर्नेंस की अगर हम बात करें तो जो OECD है वो ये बोलता है कि सेट ऑफ रूल्स प्रैक्टिसेस एंड प्रोसेस थ्रू विच डिसीजन फॉर द मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज सर्विसेज आर टेकन इनटू इंप्लीमेंट द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। मगर गवर्नेंस की बात यह है कि जितनी भी पॉलिसीज है उसको हम बेहतर से बेहतर ऐसा बनाए कि वो जिसका जुडिशियस यूज कर पाए
और जो वेस्टेज है वो रोक पाए। ठीक है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट दोनों काम करेंगी, रेगुलेटर काम करेंगे, एनजीओ काम करेंगे, कम्युनिटीज काम करेंगे और प्राइवेट सेक्टर भी काम करेगा। एनजीओ का इसमें विशेष रोल रहता है बिकॉज वो गवर्नमेंट और लोगों के बीच में एज ए लिंक काम करती है। ठीक है, तो हम वाटर गवर्नेंस का एक पॉइंट, मेजर पॉइंट हर जगह डाल सकते हैं। तो इसमें अगर आप ये देखना चाहो कि कितने डिस्ट्रिक्ट्स हमारे वाटर स्ट्रेस्ड हैं, तो एक डेटा दिया हुआ है। कंट्री में 766 के करीबन डिस्ट्रिक्ट है, उसमें से 256 डिस्ट्रिक्ट वाटर डेफिसिट है। करीबन ये मान के चलो कि 1/3 जो डिस्ट्रिक्ट है दे आर वाटर स्ट्रेस, और 2050 तक ऐसे चलता रहा तो बहुत ज्यादा स्कार्सिटी आ जाएगी। ठीक है, अब एक ये भी कारण है कि ग्राउंड वाटर जो निकालने पे कोई लिमिट नहीं है, बिकॉज एक एक्ट है ईजमेंट एक्ट 1882, उसमें ये रहता है कि मेरी जमीन है तो मैं कितना ही पानी निकाल सकता हूं, तो इसको भी पॉलिसी लेवल पे चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, और इसके अलावा हम देखें तो इंडिया में करीबन 18% पॉपुलेशन है और हमारे पास सिर्फ 4% वोटर है, तो ये समझो कि 4 गुना स्ट्रेस हमारे पास है। ठीक है, बाकी सारे पॉइंट्स यही हैं, सो कीवर्ड्स हमको यूज करने चाहिए, घुमा फिरा के इक्विटेबल, सस्टेनेबल, एफिशिएंट, क्लाइमेट चेंज, यही सब आएंगे। अब G20 में जो जो कंट्री आती हैं वो किस तरह से यूज कर रही हैं इन सारे फैक्टर्स पर, कि वाटर एफिशिएंसी, रिवर रिजुनेशन, क्लाइमेट रेजिलियंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, सेफ ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, एफिशिएंट वाटर गवर्नेंस, वेस्ट वाटर। तो इसमें हमें इंडिया का विशेषकर ध्यान रखना पड़ेगा। वेस्ट वाटर मैनेजमेंट में इंडिया बहुत अच्छा काम कर रहा है। सेफ ड्रिंकिंग वाटर में इंडिया करीबन सेकंड नंबर पे है। रिवर को रिजुनेशन करने में भी हम करीबन चौथे पांचवें नंबर पर हैं। वाटर यूज एफिशिएंसी में भी हम चौथे पांचवें नंबर पर हैं। अगर वाटर की बात करें तो इंडिया में सेव सोयल, रैली फॉर रिवर्स, इस तरह के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो करीबन हम ग्लोबल लेवल पे अच्छा खासा परफॉर्म कर रहे हैं। चैलेंज जो हमारे पास है वो सब हम देख चुके हैं, पॉलिसीज हैं वो बिखरी हुई हैं, डेटा में गैप्स हैं, वाटर क्राइसिस नीति आयोग ऑलरेडी बोल चुका है कि 21 मेजर सिटीज में 2000 सॉरी कितने के बाद एज सुन एज 2020 का उन्होंने बोला था कि 100 मिलियन लोग इससे इंपैक्ट होने वाले हैं, और नीति आयोग ने कई साल पहले ही बता दिया था, और अब आप देख रहे हो कि बेंगलोर ने वो चीज प्रैक्टिकली करके दिखा दी कि कैसे वो चीज प्रैक्टिकल हो रही है उनकी बातें। रिवर बोर्ड्स का एब्सेंस, अभी तक एक भी रिवर बोर्ड का कंस्ट्रक्शन नहीं किया गया है, और इंटर स्टेट जो रेगुलेशंस है उसमें भी काफी इश्यूज हैं। तो ये सारे इश्यूज वाटर के चल रहे हैं। इसके अलावा और भी इश्यू हो सकते हैं, जैसे इंटरलिंकिंग जो रिवर्स है, या वाटर एक स्टेट सब्जेक्ट है। तो इस तरह से हमें हर एक सब्जेक्ट के कुछ कीवर्ड्स पकड़ने पड़ेंगे, खासकर कि आईआर के तो कुछ एक मतलब 20-30 ही कीवर्ड्स हैं। तो वो सारे कीवर्ड्स आप एक जगह लिख लो और उन्हीं को रिवाइज करते रहो, और अपने आंसर्स में वही चीज बार बार रिपीट करोगे, तभी वो रियल टाइम एग्जाम में कन्वर्ट हो पाएंगे। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। कैसा लगा कमेंट करके बताना। थैंक यू।